गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग उषा नामक कविता का जो अंतिम पद है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो कड़ी है वो मुक्तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग उषा नामक कविता का तीसरा मुक्तक पढ़ेंगे। यह जो तीसरा उषा नामक जो कविता है इसके रचयिता का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोग इससे ऑलरेडी परिचित हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी तीसरी कड़ी में क्या होता है। तीसरा जो पद है, इस तीसरे पद में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम वाचन करते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। क्या कहता है? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यह जो है उषा नामक कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम कड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, इन शब्दों के हम शब्दार्थ जानने का प्रयास करेंगे कि शब्दार्थ क्या है। पहला नील। नील से आप सभी परिचित हैं। नील का अर्थ होता है नीला कलर, जो रंग होता है उसे कहते हैं नील। तो नील यानी नीला, जिस तरह हम क्या कहते हैं नील गगन यानी नीला आकाश, तो इसी के संदर्भ में कहा गया नील गगन। नेक्स्ट है हमारा जल, तो जानते ही आप लोग गौर। गौर से क्या अभिप्राय है? गौर का मतलब होता है सफेद। गौर का क्या मतलब होता है? जो उजला कलर हो, जिसमें धवलता हो, श्वेतता हो, जिसमें आभा का रंग हो, आभा यानी चमक हो जिसमें, तो उसको कहते हैं गौर। गौर यानी सफेद यानी चमक युक्त। सफेद कई होता है, एक धूमिल वाला होता है और एक होता है उज्ज्वल, तो यह उज्ज्वलता की बात करता है गौर यानी सफेद। नेक्स्ट है झिलमिल। झिलमिल आप जानते हैं, झिलमिलाना मतलब कि जो होती चमकना जो होती है उसको कहते हैं झिलमिलाना। तो झिलमिल माने लहराना, जब कोई चीज़ लहरती चमकती है, जो चमचम चमचम करके चमकती है, तो उसी को कहते हैं कि लहराना या झिलमिलाना। मतलब कि एक फिक्स स्थान पे कोई जो भी आकृति बन रही हो या जो भी हमें आकर्षित कर रही हो, जो भी चमक हो रही हो, लहरा रही हो, तो वो चीज एक स्थान पे टिकी ना रहे ना, तो वो चमचमाहट जो होती है वो बदलती होती है, कभी यहाँ चमचमा रहा है, कभी वहाँ चमचमा, तो वो लहराना, इसीलिए उसको लहराने की बात बताई गई है कि झिलमिलाना मतलब लहराना। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है? देह। देह का अर्थ क्या होता है? काया। देह का अर्थ होता है काया, शरीर, ये दोनों एक ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ। तो सबसे पहले संदर्भ में क्या पढ़ेंगे? संदर्भ में पढ़ेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी है। तो आप लोग ऑलरेडी संदर्भ पढ़ चुके हैं, तो आप अगर दोबारा पुनः कॉपी में लिखना रहता है तो आप पुनः लिखेंगे पुनः। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में उषा नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्रसंग। प्रसंग भी सेम ऐसे ही है जिससे जो पहला हमारा प्रसंग था, सेम उसी तरह से यह भी प्रसंग है। क्या लिखेंगे? सूर्योदय के ठीक पूर्व, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के ठीक पूर्व पल पल, पूर्वोक्ति प्रकाश, पल पल परिवर्तित यानी चेंज जो हो रहा है, पल पल परिवर्तित दृश्यों, दृश्य यानी बिंबो, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, दृश्यों का कवि ने शब्द चित्र खींचा है। आकाश मंडल में प्रातःकालीन वेला में जब सूर्योदय यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है, उससे पहले का जो दृश्य है, और वह दृश्य एक स्थिर जो है, एक तरह से एक स्थिर नहीं है, वह दृश्य क्या है? निरंतर गतिशील है। अभी कुछ समय पहले कुछ और दृश्य था, उसके कुछ समय बाद कुछ और दृश्य, फिर पुनः कुछ दृश्य में परिवर्तन हो रहा है।
तो जो संपूर्ण परिवर्तन है, उस संपूर्ण परिवर्तन का शब्द चित्र शमशेर बहादुर ने खींचने का प्रयत्न किया है और वह इस प्रयत्न में पूर्णतया क्या सफल रहे हैं। इस सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन वेला का यानी उषाकालीन वेला का जो है परिवर्तन वाले दृश्य को चित्रित करने के लिए, उस अनुपम सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए, उस अनुपम सौंदर्य की एक झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कवि ने विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है और वह समस्त उपमान जो भी उदाहरण कवि ने दिए हैं वो सभी क्या हैं, सार्थक हैं और उपयुक्त हैं। तो यह इस प्रकार हमारे क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी आती है व्याख्या की। अब हमने संदर्भ पढ़ लिया, प्रसंग पढ़ लिया, अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो व्याख्या जानने के लिए सबसे पहले हमको, इससे पहले जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग को जानना है कि प्रस्तुत कविता में कवि प्रातःकालीन वेला में जो प्रतिक्षण प्रतिपल जो परिवर्तित दृश्य, उन दृश्यों के विषय में कवि जो है चर्चा करते हैं। कवि हमें बताते हैं कि उषाकालीन वेला का जो सौंदर्य है वो अप्रतिम है, वह सौंदर्य क्या है, अलौकिक है, अद्भुत सौंदर्य है। और उस हमारे लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम उस सौंदर्य का आनंद नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हम उतना सुबह उठते ही नहीं हैं। उतना सुबह उठ के हम जाके छत पे या कहीं और जा करके हम खुले दोनों बाहें फैला करके हम उस सूर्य की लालिमा को, उस सूर्य के जो भी आकाश मंडल में जो भी सूर्योदय होने से पूर्व जो भी स्थिति है उस स्थिति का आनंद उठा सके। तो हमें कविता के माध्यम से कवि प्रेरित करते हैं कि आप अपनी निद्रा का त्याग करिए और प्रातःकालीन वेला में सुबह उठ करके दोनों बाहें फैला करके खुले नेत्रों से, प्रसन्न मुद्रा के साथ खुले नेत्रों से आकाश मंडल को निहारिए और उस सौंदर्य का आनंद उठाइए। ठीक है। तो इससे पहले कवि ने बताया कि किस प्रकार जो है आकाश, किस प्रकार राख से लिपा हुआ जो अभी अभी गीला पड़ा, मतलब आकाश में ओस की बूंदें विद्यमान है, इसका वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं या ऐसा, उसके थोड़ी देर बाद जो परिवर्तित दृश्य वो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि काला आकाश यानी सुरमई आकाश हो, यानी सुरमई काली सिल हो और उस पर किसी ने थोड़ी सी केसर लेकर के उस पर क्या कर दिया हो, उसको पूरी तरह से धुल दिया हो। सिल को, काले रंग की सिल को उस पर किसी ने जो थोड़ी से केसर लेके धुल दी हो। या पुनः उसी दृश्य को दूसरे शब्दों में कवि क्या कहते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है किसी बच्चे ने लाल रंग की खड़िया लेकर के अपनी स्लेट पर पूरी तरह से किसी बच्चे ने उसको मल दिया हो। तो इस प्रकार धीरे धीरे दृश्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो पुनः इसी दृश्य को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि बताते हैं कि पुनः दृश्य में परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले क्या था कि सूर्य अरुण, जो लाल सूर्य जब सूर्योदय होता है तो जो लालिमा जो दिखाई देती है उसको अरुण रंग कहते हैं, अरुण रंग। तो कवि बताते हैं कि धीरे धीरे आकाश मंडल में अरुणिमा जो है वो छा रही है, यानी लाली जो है वो आ रही है। तो धीरे धीरे जो आकाश का जो पहले नीला गहरे शंख जैसा बताया, फिर उसमें नमी के कारण राख से लिपा हुआ बताया, फिर उसमें धीरे धीरे लालिमा आने की वजह से बताया कि जैसे सिल को किसी ने केसर लगा के धो दिया हो। पुनः बताया जैसे लगता है कि किसी ने स्लेट पर खड़िया मल दी हो। तो इसी क्रम में कवि बताते हैं कि ऐसा लगता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार प्रतीत होता है। नील जल में ऐसा लगता है, नीले जल में मतलब आकाश का रंग जो है नीला है और उस धीरे धीरे जो सुरमई यानी कालापन जो स्लेट थी, स्लेट पे क्या थी, काले रंग की स्लेट यानी जो काला आकाश था, आकाश का रंग जो सुरमई आकाश का रंग था, उस रंग में खड़िया, लाल रंग की खड़िया या केसर के मल देने के कारण, धुल देने के कारण उसकी कालिमा जो है समाप्त हो गई, उसमें धीरे धीरे लालिमा जो है विद्यमान हो गई। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य का उदय अब धीरे धीरे हो रहा है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे निकल रही हैं और सूर्य की किरणें अपनी चारों दिशाओं में फैल रही हैं।
तो उसकी जो कांति है, सूर्य की जो कांति है, सूर्य की जो आभा है, वो चारों तरफ आकाश मंडल में फैल रही है। इससे सौंदर्य जो है वह अलौकिक सौंदर्य, वो दिव्य सौंदर्य हो रहा है, जिस सौंदर्य का हम आनंद नहीं उठा पाते। तो उसी को अपने शब्दों में विभिन्न प्रकार के उपमानों का सहारा लेकर के कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो कवि कहते हैं कि नील जल में, ऐसा लगता है, नील जल में उपमान का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे नीले जल में आकाश क्या है, आकाश को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश जो है नीला जल हो, समुद्र हो या नदी हो, जो भी जहाँ का पानी नीला होता हो। तो ऐसा लगता है कि नीला जल है और उस जल में, नीले आकाश की समानता किससे की गई, नीले जल से, ठीक है। नीले जल की का उपमान देकर के आकाश की साम्यता कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नील जल में, नीले जल में, तो नीले जल यानी आकाश, नीला आकाश, ठीक है। नील जल में या किसी ने गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले आकाश में गौर झिलमिल देह, ऐसा लग रहा है कि कोई नायिका हो, कोई स्त्री हो, वह नीले जल में स्नान कर रही हो और उसका जो गौर शरीर है या उसका गौर वर्ण है, वह गौर वर्ण किस प्रकार पानी में चमचमा रहा है, उसी का जो है, उसी का प्रकटीकरण शब्दों के माध्यम, शब्द चित्र कवि ने खींचने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे, या मतलब पहले लाल केसर वाला एग्जाम्पल दिया, स्लेट वाला एग्जाम्पल दिया, पुनः बताते हैं कि या ऐसा लग रहा है कि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। कवि बताते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो नीले जल में कोई गौर वर्ण की स्त्री हो और वह स्नान कर रही हो, इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। तो वास्तविक स्थिति क्या है, यह तो कवि की कल्पना है, यह तो कवि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए अपने हृदय की अनुभूतियों को, जो उनको महसूस हो रहा है, उस दृश्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कवि क्या बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीला आकाश क्या नीले जल के समान है और सूर्य की जो किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें जो चमचमाती हुई किरणें हैं, वो ऐसी लग रही हैं जैसे कोई गौर वर्ण की नायिका हो और वह नीले जल में, उस नीले आकाश या नीले जल में स्नान कर रही हो। तो वो झिलमिलाहट जो है वो दिखाई दे रही है। तो क्या कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, ऐसा लग रहा है नीले जल में, नीले जल का उपमान लेकर बताते हैं, नीले जल यानी नीले आकाश में गौर झिलमिल यानी गौर वर्ण की नायिका, गौर झिलमिल देह माने शरीर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गौर झिलमिल यानी गौर वर्ण यानी गोरे रंग की कोई नायिका है, कोई स्त्री है और उसका जो काया यानी शरीर जो है उसका क्या है, गोरे रंग का है और वह क्या कर रही हो, जैसे हिल रही हो, जैसे उस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे का दिया है, समानता बताए, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा और यहाँ पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करेंगे। बताइए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, कवि ने अपनी कल्पना को स्पष्ट करने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो नीले आकाश में, नीले, वास्तविक स्थिति यही है कि नीले आकाश में सूर्य की किरणें धीरे धीरे चमक रही हैं, फैल रही हैं और धीरे धीरे चमचमाहट, धीरे धीरे गति, जो चमचमाहट का जो श्वेतता है धीरे धीरे बढ़ रही हो, धीरे धीरे जो धवलता है, चमचमाहट जो है और तेजी से बढ़ रही हो। मतलब पहले लालिमा थी, लालिमा से फिर थोड़ी चमचमाहट शुरू, फिर ज्यादा, फिर ऐसे करते करते उसमें सौंदर्य में धीरे धीरे अभिवृद्धि होने लगी। और फिर क्या हुआ, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और धीरे धीरे करते करते, इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते आकाश का जो एक अद्भुत सौंदर्य था, एक प्रकार का जो जादू था,
एक प्रकार का जो रहस्य था, हमने इससे पहले आपको बताया कि कवि अपने शब्दों के माध्यम से प्रातःकालीन वेला का सौंदर्य चित्र खींचते हुए रहस्योद्घाटन करते हैं। कई प्रकार के जो रहस्य परत दर परत है, उन समस्त परत दर परत रहस्यों को उठाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे इस प्रकार प्रतिक्षण प्रतिपल आकाश मंडल में परिवर्तन हो रहा है और फिर जादू टूटता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करते करते जो सूर्य की किरणें चहुं ओर फैल जाती हैं, आकाश का जो रंग नीला नीला और धीरे धीरे चिमचमाहट दिखाई देती है, पूरी तरह से धवलता आ जाती है और आकाश मंडल में सूर्य की किरणें जो है तेज गति से दिखाई देने लगती हैं और आकाश मंडल जो होता है, आकाश मंडल में मतलब कहने का अभिप्राय है सूर्योदय हो जाता है। तो ये जितनी भी स्थितियां पहले बताई गई, यह सूर्योदय होने से पूर्व की स्थिति है। जितनी भी ये गौर झिलमिल देह, ये जितनी भी स्थितियां हैं, चाहे वो शंख से उपमा दी गई हो, चाहे वो राख से लिपा हुआ चौका बताया गया हो, चाहे वो काली स्लेट पर केसर का धुआं बताया गया हो, या पुनः उसको उसके स्लेट से खड़िया मरने की बात कही गई हो, या किसी नायिका का गौर वर्ण की नायिका का नीले जल में स्नान करने की बात, शरीर का हिलने की बात कही गई हो, ये समस्त जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, ये समस्त उदाहरण सूर्योदय के पूर्व के हैं। रात्रि के समाप्ति और सूर्योदय के पूर्व के दृश्यों को कवि ने एक एक करके शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया कि इसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद। तो अंत में क्या होता है, अंत में सूर्योदय पूरी तरह से सूर्योदय हो जाता है। आकाश में सूर्य अपनी ज्वाला के साथ सूर्य आकाश में दिखाई देने लगते हैं। तो जो भी सौंदर्य था, जो भी अप्रतिम अलौकिक दिव्य सौंदर्य था, वो सारा दिव्य सौंदर्य गायब, छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है और कहीं भी सौंदर्य अब दिखाई नहीं देता। तो उसी सौंदर्य की बात कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषाकालीन वेला का, यानी प्रातःकालीन वेला का जो सौंदर्य था, प्रातःकालीन वेला का जो जादू था, एक प्रकार का जादू कहे जो हर वक्त बदल रहा था, वह जादू धीरे से क्या हो गया, अब परिवर्तित हो गया और सूर्योदय हो रहा है। और ऐसे करते करते सूर्योदय प्रातःकालीन वेला यानी अब प्रातःकालीन वेला जो थी वो समाप्त, सूर्योदय हो गया है। ठीक है, तो पुनः एक बार इसको देखेंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, नीले जल में ऐसा लग रहा है, नीले जल में इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो किसी की कोई नायिका है, किसी की यानी कोई स्त्री है या कोई नायिका है जिसका रंग गौर वर्ण है, कोई गौर वर्ण की नायिका जिसकी देह जो है झिलमिला रही हो। मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से कि जैसे गोरे रंग की कोई स्त्री हो और नीले जल में वो स्नान कर रही हो, तो उसका जो शरीर है वो झिलमिला रहा हो, ऐसा सौंदर्य प्रतीत हो रहा है। तो यह तो कवि की कल्पना है, लेकिन वास्तविकता क्या है, नील जल यानी नीले आकाश में गौर वर्ण यानी जो सूर्य की किरणें हैं, और झिलमिलाना मतलब कि जब आकाश में सूर्य की किरणें फैलने लगती हैं तो वो एक चमक, जब आपको कभी अवसर मिले तो आप सुबह के समय जा करके सूर्योदय होने वाला है तो उसमें जाके आंखें फैला के देखिए ऐसे, तो एक चौंधियाने जैसी एक रोशनी जो होती है आपकी ओर आती है, तो आप आंखें खोल के उन दृश्यों को नहीं देख पाते। तो उसी को झिलमिलाने के संदर्भ में कवि प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नीले आकाश में सूर्य की किरणें धीरे धीरे उदित हो रही, यानी सूर्य उदित हो रहे हैं, और जो नीलाभ था, नीलाभ से लालिमा, लालिमा से पूरी तरह से श्वेतता, यानी पूरी तरह से सूर्य की कांति, सूर्य की चमक चारों तरफ फैल गई है और सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हो जाने के कारण यानी सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाने के कारण जो प्रातः उषा का जो जादू था, अब यह जादू धीरे धीरे टूट गया, धीरे धीरे सौंदर्य जो है वह समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह पद क्या कहता है। इस पद में प्रातःकालीन वेला में सूर्य के उदय होने के दृश्य का कवि ने वर्णन किया है।
कवि ने बताया है कि नीले आकाश में सूर्य की किरणें खिल रही हैं और धीरे धीरे सूर्य की किरणें फैल रही हैं, और यह देख करके ऐसा कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि नीले जल में कोई गोरे रंग की स्त्री, गौर वर्ण की स्त्री स्नान कर रही हो और उसकी झिलमिलाहट जो है हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। तो आकाश में सूर्योदय का इसमें वर्णन कर रहे हैं कवि, और अंत में बताते हैं कि सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो रहा है। तो जो लालिमा थी, जो नीलाभपन था, वो नीलाभपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और सूर्य की किरणें यानी आकाश में श्वेतता यानी सफेदी, श्वेतता यानी श्वेत यानी सफेद रंग, श्वेतता चारों तरफ फैल रही है। दृश्य बहुत ही अनुपम अलौकिक दृश्य जो है वो हमें प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार सूर्योदय हो रहा है। तो यह जो है पूरी कविता की व्याख्या थी। अब हम इस पर आधारित जो है काव्यगत सौंदर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है काव्यगत सौंदर्य, प्रातःकालीन दृश्यों का अलौकिक वर्णन। तो आप चाहिए तो इसको पॉइंट में लिखिए, चाहे आप एक पैराग्राफ में लिखिए, वो आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे उस रूप में आप लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि कवि ने प्रातःकालीन वेला का या उषाकालीन वेला का बड़ी ही सूक्ष्मता से, बड़ी ही गहनता से उसको महसूस किया है, और उसको महसूस करने के उपरांत शब्दशः ठीक उसी प्रकार से शब्दशः उसका वर्णन करने में पूर्णतः सक्षम रहे हैं। तो उस अलौकिक छटा का, उस अनुपम छटा का, उस अप्रतिम सौंदर्य को बताने में कवि समर्थ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रातःकालीन दृश्यों का अलौकिक वर्णन किया है। तो बताएंगे कवि ने उषाकालीन वेला के विभिन्न बिंबों के सहारे, विभिन्न उपमानों के सहारे उसके सौंदर्य को उभार सकने में, शब्द चित्र के माध्यम से उभार सकने में पूर्णता समर्थ रहे हैं। और किस प्रकार सूर्योदय हो जाने के बाद पूरा जो दृश्य का जो जादू था, वह जादू किस प्रकार समाप्त हो रहा है, उसका हमें एहसास कराते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रातःकालीन वेला में, उषाकालीन वेला में जितना जल्दी हो सके हम उठ करके इस सौंदर्य का रसपान कर सके, हम भी इस दृश्य का आनंद उठा सके, इस अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर सके। कवि हमें उषा नामक कविता के माध्यम से प्रेरित करते हैं कि आप भी उठिए, प्रातःकालीन वेला का आनंद उठाइए और देखिए कि किस प्रकार जो है प्रकृति कितनी मनमोहक है, कितनी आकर्षक है, उसका आप भी यथासंभव आनंद उठाने का प्रयास करिए। और इस प्रकार नीले जल को आकाश से साम्यता देते हुए, और ये पूरा जो दृश्य बताया कि नीले जल में ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गौर स्त्री का शरीर, गौर स्त्री जो स्नान कर रही हो, तो इसको एक तरह की अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने एक तरह की संभावना प्रकट की है। तो उसको आप बोलेंगे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक तरह के वर्ण आपको दिखते हैं, आप वहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे जैसे ल दिया हुआ है, ल, तो यहाँ पे क का वर्ण दिया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और शब्द भाषा शैली जो है चित्रात्मक भाषा शैली है, विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग करने का कवि ने प्रयास किया है। तो इस प्रकार यह कविता की व्याख्या थी। अब हम उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सबसे पहले आप पढ़िए कि प्रश्न क्या लिखे हुए, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप पढ़िए और अपने शब्दों में समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। नीले जल में, नीले जल यानी नीला आकाश, गौर देह यानी सूर्य की उदित होती किरणें, झिलमिलाने मतलब कि सूर्य की किरणों की झिलमिलाहट,
द्वारा कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया, मतलब सूर्योदय होने का कवि ने वर्णन किया है। तो एक एक को आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आप आसानी से, बड़ी आसानी से आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे, नीले जल से अभिप्राय कवि का नीले आकाश से है। नीलाभ, आकाश का जो रंग है नीलाभ है, नीलिमा लिए हुए है, तो इसलिए नीले जल यानी नीले आकाश से कवि ने साम्यता प्रस्तुत की है। नेक्स्ट, गौरदेह यानी सूर्य की उदित होती किरणें और झिलमिलाने के द्वारा, झिलमिलाने मतलब सूर्य की किरणों की चमचमाहट, इसके द्वारा प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय का कवि ने वर्णन किया है। क्लियर। नेक्स्ट, नील जल के माध्यम से कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है। नील जल जो है, नील जल के उपमान के सहारे, नील जल का कवि ने उपमान लगा करके हमारे सामने एक दृश्य प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें कवि बताते हैं कि नीला जल जो है, नीले जल के समान आकाश क्या है, नीला आकाश है। पूरा आकाश क्या है, नीलिमा लिए हुए, आकाश नीलिमा लिए हुए, पूरी तरह से नीला आकाश है। और इसके द्वारा जो है एक अलौकिक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, और नीला आकाश होने के कारण ही जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो चमचमाहट का सौंदर्य उत्पन्न हो पा रहा है। नेक्स्ट, गौरदेह से सेम वही, गौरदेह माने सूर्य की उदित होती किरणें जो चमचमाहट अपनी प्रस्तुत कर रही है। उषा का जादू टूटने से क्या आशय है। उषा का जादू टूटने का आशय है कि उषाकालीन वेला का जो सौंदर्य है, सूर्योदय के उपरांत वह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी को कवि ने उषा का जादू टूटने की संज्ञा दी है। जब प्रातःकालीन वेला में, उषाकालीन वेला में सूर्योदय से पूर्व के समस्त दृश्यों का कवि हमारे सामने वो सौंदर्य साझा करते हैं, उसके बाद पुनः बताते हैं कि सूर्योदय पूर्णतः सूर्योदय हो गया। अब वो जितने भी मनमोहक दृश्य थे, आकर्षक दृश्य थे, वो पूरी तरह से वो दृश्य समाप्त हो गए, वह आकर्षकता अब गायब हो गई। तो अब इसको उषा का जादू की संज्ञा दी कि इसे हम उषा के जादू का समाप्त होना कहते हैं। मतलब जो सौंदर्य था वो सौंदर्य गायब हो गया, वह सौंदर्य क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो यह इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए जिसको हम पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा अपने शब्दों में। कवि बताता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा प्रतीत होता है, सूर्य की किरणें जो है जब नीले जल यानी नीले आकाश में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गौर वर्ण की सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। चमचमाहट, स्नान करने वाला मतलब जो चमचमाहट है वो दिखाई दे रही हो। इस तरह उषा अर्थात सुबह का जादू था। सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे कम होने लगा, अर्थात सूर्य उदय हो गया और उसने अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने, सूर्य ने अपना पूरा साम्राज्य जो है आकाशमंडल पृथ्वी मंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब कि पूरी तरह से सूर्योदय हो गया, पूरी तरह से दिन जो है उजला हो गया। नेक्स्ट, काव्यगत सौंदर्य में सुबह का वातावरण देखने योग्य होता है, अनुपम होता है, इसलिए हम इस दृश्य का रसपान करें। कला पक्ष में भाषा जो है तत्सम व तद्भव भाषा का प्रयोग किया गया है। गौर झिलमिल देह जैसे या गौर झिलमिल देह, ये पूरी पंक्ति ये जो उत्प्रेक्षा है कि ऐसा गौर नीले जल में एक अप्सरा या कोई नायिका नृत्य कर रही हो, स्नान कर रही हो, तो उसको ऐसा लग रहा है मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। और गौर झिलमिल देह जैसे, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर प्रातःकालीन जल्दी उठकर प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने हेतु कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं। भाषा में बिंबों का सुंदर एवं भावपूर्ण कवि ने प्रयोग करने का प्रयास किया। तो यह इस प्रकार ये संपूर्ण पाठ का, उषा नामक पाठ का जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, काव्यगत सौंदर्य था, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने साझा किया। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क के रूप में
इस प्रस्तुत जितने जो ये इस पद का, यह पद तो कंप्लीट हो गया, इसके साथ संपूर्ण इस पूरे पाठ का यानी उषा नामक पाठ का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य आप तैयार करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आप चाहिए तो बुक से ढूंढिए, चाहिए आप नेट से ढूंढिए, चाहे इस पाठ से आधारित कहीं से अन्य प्रश्न ढूंढ करके लाने का प्रयास करिए कि उन प्रश्नों को ढूंढिए और प्रश्नों को लिख करके उनके उत्तर स्वतः अपने शब्दों में रफ कॉपी पर लिखने का प्रयास करिए। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर जो भी हम बता रहे हैं वह अपने मन से आप रफ कॉपी पर लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका जो उत्तर है वो बोर्ड में लिखने लायक है या नहीं, आप जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपकी राइटिंग हैबिट बढ़ेगी, उतना ही आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आपके लिए फायदा होगा। होता क्या है कि हमको आता तो सह रहता है, लेकिन ना ही हमारी स्पीड होती है, ना तो हमारी राइटिंग अच्छी होती है। इन दोनों बात का विशेष ध्यान दीजिए। जहाँ तक हो सके पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। लिखने से क्या होगा, वो चीज़ आपको एकदम कंठस्थ होगी और ताउम्र कभी भी आपको भूलेगी नहीं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और साथ में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस पाठ पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को उत्तर हम लोग साझा करेंगे। धन्यवाद।